हेलो स्टूडेंट्स, परमाणु संरचना के मॉडल अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने बताया था सबसे पहला मॉडल दिया थॉमसन ने, उसके बाद में रदरफोर्ड ने, उसके बाद में नील्स बोर ने। थॉमसन ने बताया परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, और रदरफोर्ड ने बताया परमाणु में नाभिक का खोज और धनावेशित कण जो नाभिक में केंद्रित रहता है। और फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं ऊर्जा स्तर में कोष के बारे में बताया किसने, नील्स बोर ने। और इलेक्ट्रॉन नाभिक में जब स्थिति है इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर, उसकी अपन ने एक्सप्लेनेशन की नील्स बोर मॉडल से। उसके बाद में इस जो नील्स बोर मॉडल दिया गया आधुनिक मान्य मॉडल ये बोला जाता है। सोमरफील्ड ने ये बताया था कि, जो मैं बता देता हूं, सोमरफील्ड विस्तार। देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जाता है तो नील्स बोर ने कहा कि जैसे अपन कोई भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इन्होंने बताया था नील्स बोर ने। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन का अपन कोई भी नमूना लेंगे तो उसमें काफ़ी सारे परमाणु होंगे उसके। भाई जैसे अपन ने हाइड्रोजन की कोई भी थोड़ी सी मात्रा ली तो इसमें का मतलब उसमें काफ़ी सारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं। और ये परमाणु जो हैं जब इनको उत्तेजित किया जाता है तो ये अलग अलग ऊर्जा लेकर, इन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त है, एक इलेक्ट्रॉन तो पाया जा रहा है उसमें, ये अलग अलग ऊर्जा का अवशोषण करके अलग अलग ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं परमाणु के अंदर। यानी प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके अलग अलग ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और जब ये वापस अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हैं, मूल अवस्था में लौटते हैं, तो फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो जब ये मूल अवस्था में लौटते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन के दौरान, इन ऊर्जा के उत्सर्जन के दौरान जो लाइनर स्ट्रक्चर बनती है जिनको स्पेक्ट्रम कहा गया, स्पेक्ट्रम जो बोला जाता है, एक वर्णीय स्पेक्ट्रम जो बताए गए। तो इसमें सोमरफील्ड ने ये कहा था कि जब अगर जो उसका जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो रेखीय स्पेक्ट्रम है, वो रेखीय स्पेक्ट्रम एकल न होकर अनेक सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मिश्रण होता है। यानी एक रेखीय स्पेक्ट्रम में अनेक सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं जो लगभग समान तरंग दैर्घ्य की होती हैं। तो उनको वो जो सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य विस्तार जो देखा गया तो कोष के अंदर उनको उपकोष नाम दिया गया स्पेक्ट्रम के अंदर। तो सोमरफील्ड ने, नील्स बोर ने तो परमाणु में बताया था कोष के बारे में, सोमरफील्ड ने उसके बाद में बताया उसके उपकोष के बारे में कि कोष में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो उसमें अनेक सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखाएं और सम्मिलित हैं। और ये स्थिति बताई गई कि कोष के अंदर और सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, उनको नाम दिया गया उपकोष। तो वहां तक सोमरफील्ड जो विस्तार बताया गया था। तो सोमरफील्ड ने जो कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन का रेखीय स्पेक्ट्रम अनेक सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखाओं का समूह है। अनेक सूक्ष्म स्पेक्ट्रम रेखाओं का समूह है और इन्हें क्या नाम दिया गया? अभी कोष में उपकोष कहा गया, उपकोष कहा गया। अब यहां जो मैं बता रहा हूं, जैसे नील्स बोर ने दिया था एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु का जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो स्पेक्ट्रम दिया, जैसे अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही है ना भाई। हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो कैसा है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बता रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन का कोई भी नमूना अपन ने लिया, अब उसमें अनेक परमाणु होंगे, और वो परमाणु में जब ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रॉन द्वारा, हर परमाणु एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है,
तो वो अलग अलग ऊर्जा स्तर में जाते हैं, उन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और जब वो अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं तब ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो वो उत्सर्जी स्पेक्ट्रम है। और वो जो उत्सर्जी स्पेक्ट्रम है उसकी स्थिति क्या क्या है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं बताई गई, सबसे पहले मैं बता रहा हूं लाइमन श्रेणी। यहां इलेक्ट्रॉन N1 से, यहां N1 का मान है 1, और जिस कोष में आ रहा है वो 2, 3, 4, 5 अनंत, इस तरह से अपन लें। यानी जब इलेक्ट्रॉन N1 1 से लेकर इन कोष में जब आता है, 2, 3, 4, 5 में इस तरह की स्थिति आती है, तो वो बनती है लाइमन श्रेणी। और इसको अगर अपन डायग्राम से लें, अगर इसको अपन डायग्राम से लें तो मैं इसके साथ में फिर दिखा रहा हूं। जैसे लाइमन श्रेणी की स्थिति हो गई, n बराबर अपन ने ले लिया 1, ठीक है, ये n बराबर हो गया 2, फिर ये ले लिया अपन ने यहां n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। ये n जो दर्शा रहे हैं वो किसको दर्शा रहे हैं भाई, कोष को। अब पहले कोष से ये स्थिति जो आ रही है, पहले कोष से n बराबर 1 का जो मैंने मान बताया है कि अगर इस प्रकार से स्थिति आती है, तो ये तो आती है पहली लाइमन श्रेणी जो बोली जाती है। दूसरे, और ये जो स्थिति है ना, वो ये जो मैंने स्थिति बता रहा हूं, यहां जो क्षेत्र है वो बताया जाता है पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट रेंज, पराबैंगनी क्षेत्र बताया जाता है। लाइमन श्रेणी है N1 जब, यानी इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष से जब इनमें कूदता है। नंबर 2 बामन श्रेणी, लाइमन के बाद में बामन श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से फिर इनमें कूदता है, 3, 4, 5 इस प्रकार से अगर लें, और ये होता है दृश्य प्रकाश वाला क्षेत्र स्पेक्ट्रम का। ये तो पराबैंगनी क्षेत्र, ये दृश्य क्षेत्र है। और दूसरा जो बता रहा हूं, अब की बार N2 से जो स्थिति है, ये स्थिति, ये है लाइमन के बाद में बामन। आप देखो अगली जो स्थिति है नंबर 3, तीसरी जो स्थिति है लाइमन बामन पाषाण श्रेणी, जहां N1 तीसरे से कौन से में कूद रहा है भाई, 4, 5, 6 इस प्रकार से, और ये है अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड, ये अवरक्त क्षेत्र है। और ऐसी स्थिति में अब इसको अपन किस प्रकार से दर्शाएंगे भाई, ये दूसरे से जो बताया था अपन ने, इस तरह की स्थिति जो दर्शाते हैं। और उसके बाद में नंबर 4, अगर अपन नंबर 4 लें, लाइमन बामन पाषाण ब्रैकेट श्रेणी, अब होगा N1 का मान 4 और N2 बराबर 5, 6, 7 इस प्रकार से आगे लेके चलें, 5 फुंड, और ये है N1 का मान 5 से कौन से में कूद रहा है अभी, 6, 7, 8 इस प्रकार से। और एक हम्पी श्रेणी N1 बराबर 6 से N2 किस में कूद रहा है अभी, 7, 8, 9 इस प्रकार से।
इनमें से ये वाले दोनों हैं वो भी इंफ्रारेड में हैं, अवरक्त क्षेत्र में, और ये वाला जो लास्ट है ये दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र बताया जाता है, दूरस्थ अवरक्त क्षेत्र बताया जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी है, लाइमेन, बामेन, पासन, ब्रैकेट, फुंड और हम्पी। N1 लाइमेन में N1 का मान है 1, लाइमेन के बाद में ब्रैकेट में N1 का मान है 2, पासन में N1 का मान है 3, और ब्रैकेट में N1 का मान 4 है, फुंड में N1 का मान 5 और हम्पी में N1 का मान 6। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का दिया गया था, किसके द्वारा? निल्स बोर के द्वारा। उसके बाद में सोमरफेल्ड ने इसमें विस्तार करते हुए जो बताया ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, उसके लिए जो बताया गया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पाया जाता है वो अपन देख रहे हैं। देखो इसमें इसको ध्यान से समझना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अपने बनते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है, ये परमाणु को हो गया नाभिक जिसमें धनावेश मौजूद है, और नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा स्तर जो अपन पढ़ते हैं, कोश। ये कोश अपन दर्शाते हैं KLMN, क्रमांक देते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो ये कोश को बता रहे हैं अपन, कोश जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने बताया था एक परमाणु में कोश की संख्या कितनी होती है? अनंत। एक परमाणु में कोश की संख्या जो अनंत होती है, मैं इन जो मैं पॉइंट बोलता जा रहा हूं उनको मैं साथ में नोट भी कराऊंगा आपको, इस पे डायग्राम समझाऊं, दूसरे में इसमें बताता जाऊंगा। एक परमाणु में कोश की संख्या कितनी होती है? अभी अनंत होती है। और इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं KLMNOP इस प्रकार से। ये कोश को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से बता रहे हैं इसको, n बराबर 1 2 3 4 ये कोश की संख्या है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में ये जो अपन ने बताया है पहला पॉइंट कि परमाणु में कोश की स्थिति, दूसरा कोश में बताते हैं उपकोश। परमाणु में अपन ने कोश बताया, एक परमाणु में कोश की संख्या कितनी है? अनंत है। और कोश परमाणु के आकार को बता रहा है, परमाणु की त्रिज्या को बता रहा है। जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ती है परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु की साइज बढ़ती है। तो कोश का आकार बढ़ना, प्रथम कोश नाभिक के निकटतम, प्रथम कोश नाभिक के निकटतम होता है। प्रथम कोश नाभिक के निकटतम होता है जिसकी ऊर्जा न्यूनतम व स्थायित्व, क्योंकि नाभिक के निकटतम है ना, तो नाभिक के आकर्षण बल पर रहता है, तो ऊर्जा न्यूनतम व स्थायित्व सर्वाधिक होता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कौन से कोश के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, तो डेफिनेटली नाभिक के निकटतम प्रथम कोश के, और ऊर्जा स्थायित्व अधिक, ऊर्जा का मान न्यूनतम।
कोष की संख्या बढ़ना परमाणुीय आकार बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है। कोष की संख्या बढ़ना परमाणुीय आकार बढ़ने को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती है परमाणु का क्या बढ़ रहा है, अभी आकार बढ़ रही है, उसकी साइज बढ़ रही है। और साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जा रहे हैं, उनका स्थायित्व कम होता जा रहा है। तो बाह्यतम कोष की ऊर्जा अधिकतम, बाह्यतम कोष की ऊर्जा अधिकतम व स्थायित्व न्यूनतम होता है। बाह्यतम कोष की ऊर्जा कैसी होती है भाई, अधिकतम, और स्थायित्व कैसा है, न्यूनतम। और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये तो बताया अपन ने कोष के बारे में, परमाणु में कोष की स्थिति। अब बता रहे हैं अपन कोष में उपकोष। किसी भी परमाणु के कोष में कितने उपकोष होते हैं, किसी भी परमाणु के कोष में कितने उपकोष होते हैं, ये कोष की संख्या जो मान है 1 2 3 4 कोष की संख्या उसी के बराबर बताया जाता है। यानी पहला कोष है तो 1 उपकोष, दूसरा कोष है तो 2 उपकोष, तीसरा कोष है तो 3 उपकोष और चौथा है तो 4 उपकोष। परमाणु में कोष की संख्या बताई अपन ने, ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 जो बताया अपन ने, ये बढ़ता जा रहा है। और कोष में उपकोष बताएंगे तो जितना कोष का नंबर है उतनी उपकोष होते हैं। तो एक परमाणु में कोष में जो उपकोष बताए जाते हैं, एक कोष में उपकोष की संख्या, एक कोष में उपकोष की संख्या होती है कोष नंबर के बराबर, कोष नंबर के समान। तो ये भी मान वही दर्शाया जाएगा, n दर्शाएंगे उपकोष की संख्या को। और ये जो उपकोष हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं SPDF, ED आदि जो आगे बोलते हैं। तो SPDF, EG आगे जो बताए जाते हैं, SPDF मूल रूप से अपन 4 ले रहे हैं। ये जो उपकोष हैं ये रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं इस प्रकार से, और इनका मान जो है किसी भी कोष में वो कोष की संख्या के समान होता है। कैसे समझेंगे इसको, जैसे पहला कोष K है तो इसमें एक उपकोष है और उस उपकोष को अपन दर्शाएंगे S। तो पहले कोष में एक उपकोष, वो कौन सा है भी, S। दूसरे कोष में 2 उपकोष होंगे तो अपन उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो S और एक T। तीसरे में 3 होंगे तो अपन उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे SPD। चौथे में 4 होंगे तो SPDF, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो अपन दर्शा रहे हैं, ये अपन किसको दर्शा रहे हैं भी, उपकोष को। और उपकोष है कोष संख्या के समान, कोष संख्या के समान, कि कोष का जितना नंबर है ना उतने ही उसमें उपकोष पाए जाते हैं। पहले कोष में एक उपकोष है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं, चौथे में 4 हैं। ये उपकोष दर्शाए जाते हैं। तो अपन ने बताया कोष में बताया उपकोष। अब बात करेंगे अपन इसके बाद में कक्षक, कोष उपकोष के बाद में कक्षक। तो यहां अपन इसको बता रहे हैं कोष के आधार पे। एक कोष में कक्षक की संख्या, एक कोष में कक्षक की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं n²। क्या दर्शा रहे हैं, n²। n यहां कोष है,
n यहाँ है कोस नंबर। जैसे अगर n का मान 1 है तो कक्षक कितने हो गए, n का मान 1 तो कक्षक हो गए 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अगर n का मान 2 जो कि कोस को दर्शा रहा है तो ऐसी स्थिति में कक्षक कितने हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएंगे। n का मान 3 तो ऐसी स्थिति में कक्षक कितने हो जाएंगे भाई, 3 का स्क्वायर तो ये कितने हो जाएंगे, 9। n का मान 4 ये कोस को दर्शा रहा है तो कक्षक कितने हो गए भाई, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो ये जो अपन दर्शा रहे हैं ये अपन ने किसको दर्शाया है, कोस को, और ये कोस में अपन बता रहे हैं कक्षक। n का मान 1 तो ये स्थिति हो गई ये। अब इसको अगर अपन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, कोस में आपको कक्षक बताएं अपन, तो बताओ पहले में एक कक्षक 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर 4 कक्षक, तीसरे में 3 का स्क्वायर 9 कक्षक। एक आगे बढ़ गए अपन, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये जो अपन ने दर्शाए वो किसको दर्शाए भी, कक्षक, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है n स्क्वायर से। और उपकोष किससे रिप्रेजेंट हुआ, n से हुआ। कोस भी किससे रिप्रेजेंट हुआ, n से हुआ। और उपकोष तो उतना ही है ना जितना कोस का नंबर है, ये अपन ने कक्षक बताए। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या आ जाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता रहती है वो क्रम क्या रहता है, कोस, उपकोष, कक्षक और फिर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है उस पॉइंट को समझो। कोस में उपकोष बता दिए, कक्षक बता दिए, अब मैं इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं। एक कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या वो होती है 2n स्क्वायर, और यहां n वही क्या हो गया, कोस का नंबर, वो कोस का नंबर हो गया 2n स्क्वायर। यानी अगर n का मान 1 है तो फिर कुल इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n का मान 2 है, कोस दूसरा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे भी, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अगर n का मान 3 है तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, 2 गुणा 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर n का मान 4 है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 4 का स्क्वायर तो ये 32 इलेक्ट्रॉन। 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 दूनी कितने हो गए भाई, 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो वही कोष है। ये एक प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन की स्थिति किस प्रकार से बनेगी, अगर इसको अपन इसमें रिप्रेजेंट करें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 गुणा 2 का स्क्वायर तो 8 इलेक्ट्रॉन आए, तीसरे में 2 गुणा 3 का स्क्वायर तो 18 इलेक्ट्रॉन आए, और चौथे में 2 गुणा 4 का स्क्वायर तो 32 इलेक्ट्रॉन आए। ये है इलेक्ट्रॉन संख्या जिसको अपन दर्शा रहे हैं 2n स्क्वायर से। ठीक है, समझ में आया कुछ? सर आपने तो बना दी कुंडली, क्या हुआ, कहां से कैसे आया कुछ पता नहीं है क्या? चलो अभी समझो एक बार एक बात को। देखो एक बार एक आदमी का एक हाथ कटा हुआ था और वो परेशान होकर उसने सोचा यार मेरा एक हाथ कटा, मेरी भी क्या जिंदगी है, हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उसने सोचा यार ऐसी जिंदगी से तो मर जाए तो बढ़िया है, और जाकर छत पर एक बिल्डिंग पे चढ़ गया ऊपर, और वहां से जैसे वो ऊपर से कूदने वाला था सुसाइड करने के लिए, आजकल तुरंत तैयार रहते हैं लोग, मरना बहुत आसान लगता है जीना रहने से। वहां से जैसे वो कूदने वाला था उसने नीचे देखा सड़क पर कि एक आदमी के दोनों हाथ कटे हुए और वो डांस कर रहा है सड़क पर। तो उसने सोचा यार मेरा एक हाथ कटा हुआ है, मैं परेशान होकर सुसाइड करने जा रहा हूँ, भाई साहब के तो दोनों हाथ कटे हैं, भाई साहब तो डांस कर रहे हैं। तो बोले इसको इतनी खुशी क्यों हो रही है? तो बोले मरे तो गए, पहले इसको पूछ के आते हैं। तो वो वापस उतरा और नीचे गया सड़क पर और बोला भाई साहब मेरा एक हाथ कटाया था, मैं परेशान होकर मरने जा रहा था, आपके तो दोनों हाथ कटे हैं, आप डांस कर रहे हो। तो जोर से चिल्ला के बोला काहे का डांस, मेरे खुजली चल रही है, अब तू बता मैं खुजाऊं कैसे?
तो कहने का मतलब ये है कि दुखी सब हैं। ठीक है, आप ये मत समझो कि यार उसको तो समझ में आ गया, मेरे को नहीं आया। समझ में अभी किसी को नहीं आया, वापस से ध्यान दो इधर। दुखी सब हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा। तो इस तरह से समस्याओं को दूर करने से ही जिंदगी आसान बनती है, न कि उनसे भागने से। तो अभी जो अपन बात करने जा रहे हैं, जो अपनी समस्या दूर करने जा रहे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, मैंने पहले बोला था ये पॉइंट ध्यान से समझना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता बताई है मैंने, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की स्थिति बताई है मैंने, वो मैंने क्या बताई है उसको और इजी में समझ लो। अगर आप कोचिंग करने जाते हो कहीं, सपोज करो आप जयपुर कोचिंग करने आए हो, आपको एड्रेस लिखा गया, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट बोलते हैं अपन, जैसे अपन ने बोल दिया अभी अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगाने रोड जयपुर, रोड जयपुर। अब बताओ, जब गांव से आप बैठोगे तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा? जयपुर। गांव से आप बैठे तो आपका सीधा ये थोड़ी है कि अभिव्यक्ति जाके उतार देना। जयपुर जब आओगे तो अगला टारगेट आपका क्या बनेगा अभी? न्यू सांगाने रोड। फिर यहाँ कर क्या टारगेट बनेगा? गुर्जर की थड़ी, और फिर पहुंचोगे आप अभिव्यक्ति। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति रहती है, जब परमाणु में अपन अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले किस में एंटर कर रहे हैं? कोष में। ठीक है, ये जो बड़े कोष नजर आ रहे हैं, अब इन कोष में भी छोटे और मौजूद है, उनको क्या नाम दिया जा रहा है? उपकोष। और उपकोष में भी छोटे और मौजूद हैं, जिनको क्या नाम दिया जा रहा है? कक्षक। और वहां छुपकर बैठा रहता है इलेक्ट्रॉन। कक्षक में लास्ट इलेक्ट्रॉन बताया जाता है, कक्षक में लास्ट इलेक्ट्रॉन बताया जाता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की स्थिति ये है, कोष, उपकोष, कक्षक और फिर इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण रहता है। अपन क्वांटम संख्या बोलते हैं, अब इसके बाद में जो नोट कराऊंगा क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या बताते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो है कोष। दिगंशी क्वांटम संख्या वो है उपकोष। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या वो है कक्षक, और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो बताई जाती है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में कोष को रिप्रेजेंट करती है, एन के मान को रिप्रेजेंट करती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है परमाणु के आकार से, परमाणु आकार से। और फिर परमाणु की कोष में ऊर्जा का स्तर दर्शा रही है वो, उसी के आधार पर, उस एन मान के आधार पर अपन उसमें उपकोष की संख्या, कक्षक की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या डिसाइड करते हैं। अपन ने बताया प्रत्येक कोष में उपकोष होते हैं एन के मान के बराबर, कक्षक होते हैं एन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 2n स्क्वायर। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो बोले जाते हैं, कम तो हो ही सकते हैं, अधिकतम जो हो सकते हैं वो 2n स्क्वायर, n स्क्वायर और 2n स्क्वायर। n के बराबर n उपकोष हो गए, n स्क्वायर हो गया कक्षक की संख्या, और 2n स्क्वायर हो गया उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की स्थिति, जो अभी अपन ने यहाँ बताया, कोष, उपकोष, कक्षक और फिर इलेक्ट्रॉन। और दिगंशी क्वांटम संख्या दर्शाती है उपकोष को। दिगंशी क्वांटम संख्या किसको दर्शाती है? उपकोष को। जो n, तो उपकोष का मान बताया अपन ने n के मान के बराबर ही आता है। ये मान अपन ने बताया से s, p, d, f, इस प्रकार से, इनको मैं नोट कराऊंगा अलग अलग क्वांटम संख्या के आधार पर। और फिर बताया मैंने चुंबकीय क्वांटम संख्या वो कक्षक है। देखो कक्षक जो है ना, दिगंशी क्वांटम संख्या है ना, दिगंशी क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करती है, अपन ने बताया इलेक्ट्रॉन का चक्रण, उसमें जो संवेग उत्पन्न होता है उसमें एक तो होता है कक्षीय कोणीय संवेग और एक होता है चक्रण कोणीय संवेग। तो कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है ना, वो तो दर्शाती है उपकोष वाली स्थिति, और जो लास्ट में जो अपन बताते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, वो बताता है कक्षक, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के कुल कोणीय संवेग में चक्रण कोणीय संवेग का मान, वो दर्शाता है चक्रण क्वांटम संख्या। दिगंशी कौन सा बता रही है? दिगंशी जो मैंने बताया कक्षीय कोणीय संवेग को दर्शा रही है। तो ये जो मैंने मान बताए हैं, कोष, उपकोष, कक्षक और फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो स्थिति अपन ने दर्शाई, जिसमें अपन ने अलग अलग मान लिखवाए, इसको समझो एक बार, स्टार्टिंग से वापस बता रहा हूं।
एक परमाणु में कोष की संख्या अनंत होती है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान बताते हैं। प्रथम कोष नाभिक के निकटतम होता है जिसकी ऊर्जा न्यूनतम व स्थायित्व सर्वाधिक होता है। कोष की संख्या बढ़ना परमाणु आकार बढ़ने को दर्शाता है। बाह्यतम कोष की ऊर्जा अधिकतम और स्थायित्व न्यूनतम होता है। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक कोष में उपकोष की संख्या कोष संख्या के कोष नंबर के बराबर एसपीडीएफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक कोष में कक्षक की संख्या n स्क्वायर, उस आधार पर अपन ने बताया कि एक प्रत्येक कोष में कितने कक्षक हो सकते हैं, और एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वो अपन इस प्रकार से दर्शाई। ठीक है, अब इसको एक बार यहां पर ध्यान दो। अगर अपन इसको जैसे डायग्राम से बताया अपन ने टेबल के रूप में लें, इसमें कोष में तो मैंने बता दिया। अब अगर अपन इस प्रकार से ले लें उपकोष, फिर ले लें अपन कक्षक और उपकोष कक्षक, और फिर ले लें अपन इलेक्ट्रॉन। अगर इस प्रकार से अपन लें, बताओ एक उपकोष बताया अपन ने S, एक बताया अपन ने P, एक बताया अपन ने D, एक बताया अपन ने R। S उपकोष। अब इसको एक बार डायग्राम से थोड़ा सा वापस ले रहा हूं। पहले कोष में एक उपकोष है S और एक कक्षक है, और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो 2n स्क्वायर, अगर पर्टिकुलर एक कक्षक का पूछेगा, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 2। ये इस पॉइंट को मैं यहां पर नोट करवा रहा हूं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि विपरीत चक्रण वाले बताए जाते हैं। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब पहले कोष में एक उपकोष है S, उसमें एक कक्षक है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि S उपकोष में एक ही कक्षक है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि S उपकोष में एक ही कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं S उपकोष में एक कक्षक है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 हैं। अब दूसरे पे ध्यान दो। दूसरे कोष में आ गए अपन। दूसरे कोष में 2 कोष हैं S और P, और S और P के मिलाकर कक्षक कितने हो रहे हैं? 4। S और P दोनों उपकोष के 4 कक्षक हो रहे हैं। अब इससे पहले वाले में हमें पता चल गया कि S का 1 है, तो 4 में से 1 तो S का है, तो बाकी 3 फिर किसके बचे? P के बचे। तो अगर मैं ये जो 4 हैं उनको S P में बांटेंगे तो कैसे लिखेंगे अपन? 1 तो S का और बाकी 3 किसके? P के। तो बताओ P उपकोष के कितने कक्षक हुए? 3। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ये स्थिति हो गई। अब तीसरे में आओ। तीसरे कोष में 3 उपकोष हैं S P D, कक्षक कितने हो रहे हैं? 9। अब अगर इन 9 को इन तीनों में बांटा जाएगा तो बताओ एक तो किसका हुआ? S का, 3 किसके हुए? P के। तो 1 और 3 4, तो बाकी जो 5 अब बढ़े हैं ना वो किसके बढ़े हैं? फिर वो D के बढ़े हैं। तो बताओ D उपकोष में कितने कक्षक? 5, और एक कक्षक में 2 है, तो 5 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ये स्थिति। फिर देखो F, अगले में आए तो SPDF, 4 उपकोष में 16 कक्षक हैं। एक S का, 3 P का, D के 5, 9 गए। तो जो बाकी जो 7 बच गए वो किसके बच गए भाई? F के बच गए। तो इसी डायग्राम से बताओ हमें ये सारी चीजें भी पता चल रही है कि नहीं चल रही है? इसलिए मैंने बोला है वो परमाणु की जन्म कुंडली है। वहां से सारा परमाणु में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या पाया जा रहा है, वो सारा का सारा स्पष्टीकरण उसमें आ रहा है। कहाँ कहाँ से क्या क्या जुड़ रहा है वो सारा उसमें आ रहा है। तो ये भी अपन इस तरह से नोट कर लिया अपन ने। S उपकोष में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन। अब इनको देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परस्पर विपरीत चक्रण वाले होते हैं, जो परस्पर विपरीत चक्रण वाले होते हैं। जैसे S उपकोष में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ये लो। P उपकोष में 3 कक्षक है ना, तो 3 बांट दो, ये लो। और हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो। D में 5 कक्षक हैं, 2 4 5, ये लो। और हर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। F में 7 है, 1 2 3
4 5 6 और ये 7, और हर में 2 बांट दो, 7 दूनी 14 हो गए टोटल। ये इनके कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति हो गई सबकी अलग अलग प्रकार से। अब आया समझ में? चलो थोड़ा और कोशिश करना, अगर ये इसमें थोड़ा कम आए तो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करना, अच्छी तरह से समझना इसको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के आधार पे अपन क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैंने मान बताए आपको सारे वापस से देख लो, इसमें रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो मैंने बताई है, सबसे पहले मैंने बताया कोष को, कोष के बाद में उपकोष, जितना कोष का नंबर होता है उतना उपकोष होता है। 1 का मतलब 1 उपकोष, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 4, 5 का मतलब 5। आगे आएंगे तो कक्षक बताया मैंने n, ये जो मैं n का मान है उसका स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 2 गुणा 5 का स्क्वायर, 2 गुणा 6 का स्क्वायर, जैसे जैसे अगर कोष बढ़ेगा तो। और फिर इसी में अगर अपन ने रिप्रेजेंट किया है कि अगर अपन उपकोष में कक्षक देखें और फिर इलेक्ट्रॉन देखें तो एस उपकोष में 1 कक्षक है, एस पी में 4 थे तो पी के 3 हो गए, एस पी डी में 9 है तो 9 में से 4 तो ये हो गए, 5 डी के बचे, एस पी डी एफ 16 है तो 9 तो ये हो गए, 7 बच गए एफ के। उससे ये भी चीज क्लियर हो गई। और हर एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो परस्पर विपरीत चक्रण वाले होते हैं, ये स्थिति रहती है। अभी जो मैंने बताया कक्षक में इलेक्ट्रॉन को दर्शाना, ये दर्शाया मैंने। अगर आपसे पूछा जाए एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देखना इसको। ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों गलत आएंगे। परस्पर विपरीत चक्रण जरूर नहीं आप ऐसे दिखाओ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों समान चक्रण नहीं आएगा। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो परस्पर कैसे होते हैं? विपरीत चक्रण वाले होते हैं, ये स्थिति दर्शाई जाती है इसमें। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को अपन ने दर्शाया कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पाया जा रहा है, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। परमाणु में कोष की संख्या अनंत, पहला कोष नाभिक के निकटतम, और जो बाह्यतम कोष है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, स्थायित्व सबसे कम, पहले कोष की ऊर्जा सबसे कम और स्थायित्व सबसे ज्यादा। और परमाणु में कोष में जो उपकोष बताए n के बराबर, कक्षक बताए n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन बताए अपन ने 2n स्क्वायर, ये जो स्थिति बताई अपन ने। अब देखो इसमें इसका जो अगला मान है जो अपन रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं परमाणु में कक्षक, और ये जो स्थिति अपन ने बता दी। अब जो अगला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर इसी को अपन जो कहते हैं, चलो एक बार इसी को जो डायग्राम मैंने बताया उसको मैं अगर पहले कोष से ले लूं तो मैं इस तरह से दर्शाऊंगा। देखो अब जो मैंने कोष है ना, मैं उनको लाइन टू लाइन ला रहा हूं। अभी तक जो मैंने सर्किल में दिखाया था मैंने अब उसको लाइन टू लाइन ले रहा हूं। पहला कोष एक उपकोष जो ऐसा है, दूसरे कोष में 2 कोष एस और पी, इसलिए दोनों लिखे हैं उसमें, तीसरे में 3 एस पी डी, चौथे में 4 एस पी डी एफ, पांचवें में 5, छठे में 6। बताओ यही सब चीज़ आ रही है ना। अब अपन कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे अपन नॉर्मली लिखें इस तरह से लिखा हुआ दिखा देता है अपने को। जैसे मैंने लिखा है 2p5, ये 2p5 मैंने लिखा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ। ये वाली जो सामने संख्या है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कोष को। जैसे अभी अपन ने लिखे ये 2 3 जो संख्या लिखी है सारी किसको दर्शा रही है? वो कोष को। और ये P जैसे यहाँ लिखा हुआ वो किसको दर्शा रहा है? वो कोष को दर्शा रहा है। और ये जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो किसको दर्शा रहा है? इलेक्ट्रॉन को। कि जब भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहे हैं तो उस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी जो मैंने लाइन जो अपन ने सर्किल में दिखाया था उसको मैंने लाइन टू लाइन इस तरह से लिखा है। और
ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। तो बताओ न्यूनतम ऊर्जा कौन सी कोष की है? प्रथम कोष की। वहां से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होंगे और बाह्यतम कोष की तरफ बढ़ेंगे अपन। इस तरह से स्थिति रहती है इसमें। तो पहले कोष से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं, फिर दूसरे में आएंगे, फिर तीसरे में शुरू होंगे, फिर आगे इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे और आगे लेंगे तो इस प्रकार से और बढ़ा लेंगे इसको आगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम होता है। किसी भी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दर्शाया जाता है वो इस प्रकार से दर्शाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से दर्शाया जाता है जो अपन दिखा रहे हैं। ये आगे यूज करेंगे अपन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब दर्शाएंगे। फिलहाल मैंने बता दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु की संरचना उसी से संबंधित आ रहा है, उस किस तरह से उसमें कोष उपकोष और उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 मान होते हैं। ये सामने वाली संख्या कोष को, ये उपकोष को दर्शाती है, और ऊपर वाली संख्या किसको दर्शाती है? इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया, परमाणु संरचना के मॉडल बताए, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, निल्स बोर मॉडल। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने का क्रम, कि पाए जाने की स्थिति क्या है, कोष, उपकोष, कक्षक और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन। अब अगली क्लास में जो अपन इसी के साथ में, यही स्थिति दर्शाती है क्वांटम संख्या को, तो क्वांटम संख्या नोट कराएंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उसमें भरे जाते हैं।